ये चमकीला अखरोट तो कितना आकर्षक है। जरूर ये अखरोट मेरी किस्मत बदल देगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस चमकीले अखरोट को ही उठा लेता हूँ। इतना सोचकर कान्हू पहले ही उस चमकीले अखरोट को उठा लेता है और उसका छोटा भाई उस साधारण अखरोट को ही उठा पाता है। अब तुम दोनों बारी बारी से अपने अखरोट को जमीन पर फेंको। गिलहरी की यह बात सुनते ही कान्हू अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है। अखरोट जमीन पर गिरते ही अखरोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस अखरोट में से एक सफेद रंग का शाही घोड़ा निकलता है, जिसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी। अरे वाह, ये तो कितना शाही घोड़ा है और इसकी पीठ पर तो एक धारदार तलवार भी है। इस तलवार से तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। इतना सोचकर कान्हू उस घोड़े पर सवार हो जाता है। पिताजी, आप दोनों घर वापस आ जाना, मैं चलता हूँ। फिर कान्हू अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रेम भी अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है तो उसके अखरोट से एक चमकीला पत्थर निकलता है। बेटा, तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखना। इस पत्थर से तुम किसी भी मृत जीव को जीवित कर सकते हो। इसके बाद वे दोनों वापस अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन पिताजी, भैया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? वो तो हम दोनों से पहले निकले थे। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि कान्हू कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। तुम चिंता ना करो, वो जल्दी ही आ जाएगा। पिताजी, अब तो रात हो गई है, अब तक तो भैया को आ जाना चाहिए था। इसी प्रकार बेचारे तीनों कान्हू की राह देखते देखते सो जाते हैं। अजी, कहीं हमारा बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे तो लगता है मेरा पुत्र जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आज ही अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर विनोद निकल पड़ता है। वह गांव में कई सारे लोगों से कान्हू के बारे में पूछता है, लेकिन कान्हू का कोई अता पता नहीं था। वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कान्हू कहीं भी नहीं मिलता। लोहार और लोहारिन तथा वह लड़का तीनों बहुत चिंतित थे, लेकिन कान्हू का कोई भी पता नहीं था। आखिर कान्हू मिलता भी कैसे? वह तो घोड़ा और तलवार पाकर अहंकार से भर चुका था, इसलिए वह कुंभल राज्य पर आक्रमण कर देता है। तो राजा के सैनिक उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। महाराज, हमारी पुत्री तो विवाह की योग्य हो चुकी है, इसलिए हमें अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। हाँ महारानी जी, ये चिंता तो मुझे भी सता रही है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही मैं अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जाऊँगा। जैसे ही आधी रात होती है तो राजकुमारी बहुत ही गहरी निद्रा में सो जाती है। तभी वहाँ पर एक जहरीला सर्प उसके पलंग के पास आ जाता है और राजकुमारी को डस लेता है। अरे पुत्री, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम इतनी देर से सो रही हो। महारानी के बार बार बोलने पर भी जब राजकुमारी नहीं उठी तो महारानी ने राजकुमारी की चादर खींच ली तो देखा कि किसी सर्प ने राजकुमारी के हाथ पर काट लिया है। हाय राम राम राम, ये क्या हो गया मेरी पुत्री को? महाराज जल्दी आइए, हमारी पुत्री को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। इतना सुनते ही राजा वहाँ पर आ जाता है। अरे पुत्री, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था और तुम हमें छोड़कर चली गई।
महाराज, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। हमें किसी झाड़ फूक करने वाले साधु को बुलाना चाहिए। सैनिकों, जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, जिसने भी मेरे राजकुमारी को ठीक कर दिया, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। राजा का आदेश होते ही सारे सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। लोहार के बेटे ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह मन ही मन बहुत ही खुश होता है और सारी बात अपने पिता को जाकर बता देता है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रेम वहाँ से निकल पड़ता है और जल्दी ही राजमहल में पहुँच जाता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी को जीवित कर सकता हूँ। हाँ हाँ युवक, क्यों नहीं। अभी तक तो इतने सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी मेरे पुत्री को ठीक नहीं कर पाया है। अब तुम भी प्रयास करके देख लो। राजा की आज्ञा मिलते ही प्रेम अपना वही चमत्कारी पत्थर निकालता है और राजकुमारी के माथे पर उस पत्थर को स्पर्श करा देता है। पत्थर के स्पर्श होते ही राजकुमारी के अंदर फिर से प्राण आ जाते हैं और राजकुमारी पुनः उठकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह करवा देते हैं। अब तो प्रेम खुद एक राजा बन चुका था। महाराज, आज आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? कुछ नहीं राजकुमारी जी, आज मुझे मेरे भैया की याद आ गई थी। पता नहीं वो कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर प्रेम अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताता है। लेकिन स्वामी, आज से कुछ महीने पहले ही एक ऐसा ही युवक आया था और उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था, तो हमारे पिताजी ने उस युवक को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। प्रेम ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत कारागार के पास जाता है तो देखता है उसका बड़ा भाई कारागार के अंदर बंद है। भैया, आप इस कारागार के अंदर कैसे आ गए? कान्हू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ा होता है और सामने देखता है तो उसका छोटा भाई खड़ा होता है। अपने छोटे भाई को देखकर कान्हू रोने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हमेशा तुम्हें छोटी छोटी बातों पर धिक्कारता रहता था। अहंकार में मैं अंधा हो चुका था। इस अहंकार की मद में चूर होकर मैं इस कारागार में आ गया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। यदि आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है तो आप पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। सैनिकों, इस कारागार का दरवाजा खोल दिया जाए। इतना कहते ही सैनिक तुरंत कारागार का दरवाजा खोल देते हैं और कान्हू को बाहर निकाल लेते हैं। फिर वह सारे लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।